गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। मेरा नाम रोशन कुमार सिंह हुआ, सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल प्लस टू हाई स्कूल परैया का मैं टीचर। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार में पंचायती राज एवं नगरीय संस्थाएं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, उसी को आज हम क्या करेंगे, आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा 2 मिनट के लिए से हम रिकैप कर लेते हैं। ठीक, पंचायती राज एवं नगरीय संस्थाएं। तो पंचायती राज नगरीय संस्थाएं में हम लोगों ने बात किया था कि केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार कार्य करती है, राज्य स्तर पर राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर पंचायती राज एवं नगरीय संस्थाएं। ठीक, तो हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है, पंचायती राज एवं नगरीय संस्थाएं। आज हम लोग जो भी बात करेंगे इसी पंचायती राज एवं नगरीय संस्थाएं के ऊपर। जो लास्ट क्लास में जो कुछ टॉपिक छूट गए थे, जिला परिषद से ग्राम पंचायत हम लोगों ने पढ़ लिया था, मुखिया एवं वार्ड सदस्य के कार्य एवं उनके चुनाव पद्धति, पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर, ये हम लोग पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, जिला परिषद जो जिला स्तर पे कार्य करती हैं। ठीक है, तो जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था की जिला स्तर की सर्वोच्च इकाई है। अगर देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था की, तो उस पर 3 लेवल पे हमने क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूशन किया है। और सबसे पहले बिल्कुल छोटी इकाई की अगर हम बात कर रहे हैं तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर क्या है, जिला परिषद। तो इसी जिला परिषद की बात कर रहे हैं। तो जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था की जिला स्तर की सर्वोच्च इकाई है। यह जिला के समग्र विकास योजनाओं का समन्वय और निगरानी और क्रियान्वयन करती है कि जिला में के जो भी आपके विकास है, समग्र विकास, वहां की जो योजनाएं हैं उनका जो निगरानी है, उनका क्रियान्वयन कैसे किया जाए, ये जिला परिषद का ही क्या है, कार्य है। अगर हम परिचय की बात करते हैं तो बिहार पंचायती राज अधिनियम बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत प्रत्येक जिले में एक जिला परिषद का गठन किया जाना है। ठीक है ना। आप जिला परिषद पंचायती राज अधिनियम की अगर बात करते हैं तो उसी के अनुसार प्रत्येक जिला में एक जिला परिषद का गठन किया जाता है। राइट, यह जिले के ग्रामीण विकास कार्यों की योजना बनाती है, उन्हें लागू करती है और उनकी निगरानी करती है कि जिस जिले की जिला परिषद है उस जिले में जो भी गांव है उस गांव का किस तरीके से विकास किया जाएगा, उस विकास के कार्य के लिए योजनाएं तैयार की जाती है और उस पर निगरानी भी किया जाता है। किसके द्वारा, जिला परिषद के द्वारा। यह पंचायत समिति जो किस स्तर पर होती है, प्रखंड स्तर पर। प्रत्येक ब्लॉक में आप जिस भी ब्लॉक के रहने वाले हैं उस ब्लॉक में एक पंचायत समिति जरूर होगी और जिस गांव में रहते हैं वहां एक ग्राम पंचायत होगी। तो पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के कार्यों का समन्वय करती है तथा जिला योजना बनाती है। राइट, अगर हम जिला परिषद के मुख्य पद एवं सदस्य की बात करते हैं तो प्रमुख क्या क्या पद हैं और उनके सदस्य कौन कौन होते हैं, तो अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष, निर्वाचित सदस्य, पदेन सदस्य, नामित सदस्य और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं। अगर हम अध्यक्ष की बात करते हैं तो इनका चयन कैसे होता है, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। उपाध्यक्ष का जो चुनाव होगा वो जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से ही चुनाव होता है। अगर निर्वाचित सदस्य की बात करते हैं तो जिला के प्रत्येक निर्वाचित क्षेत्र से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। पदेन सदस्य जो वहां के, जो उस जिला के सांसद महोदय होते हैं, जो विधायक होते हैं, विधान पार्षद होते हैं, जिला अधिकारी डीएम साहब होते हैं इत्यादि, ये सब क्या होते हैं, उनके पदेन सदस्य होते हैं। नामित सदस्य भी होते हैं जो विशेष ज्ञान अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको क्या किया जाता है, नामित किया जाता है, नॉमिनेशन कर दिया जाता है। और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इनकी नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है। ठीक है ना। अगर हम मुख्य कार्य की बात करें, जिला परिषद के क्या मुख्य कार्य है, तो जिला के समग्र विकास की योजना बनाना,
पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के कार्यों का समन्वय करना। जो भी कार्य पंचायत समिति और ग्राम पंचायतें कर रही है उनके कार्यों का समन्वय करना, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना कि ताकि वो दोनों मिलकर के अच्छे तरीके से कार्य कर सके। सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन और निगरानी करना, मतलब जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसको सही तरीके से क्या किया जाए, क्रियान्वयन किया जाए और उस पर निगरानी रखी जाए, किसी के साथ किसी तरीके का कोई गलत तो नहीं किया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, पेयजल आदि के विकास कार्य करने। जिला स्तरीय संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना कि जिला स्तर पर जो भी संसाधन है उसका सही तरीके से उपयोग किया जाए और प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत एवं पुनर्वास कार्यों का संचालन करना। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ रही है तो उस प्राकृतिक आपदा के समय वहां क्या करना, उस जगह पे जहां पे ये प्राकृतिक आपदा आई है वहां क्या राहत कार्य पहुंचाना और उनके पुनर्वास का क्या करना, व्यवस्था करना। ये मुख्य कार्य है किसका, जिला परिषद का। अब अगर हम बात करते हैं महत्व की, क्या महत्व है, तो यह जिला के ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास में सहायक है। जो भी जिस जिला परिषद की बात कर रहे हैं तो जो जिला परिषद है उसके अंदर क्या है, कई सारे गांव है, तो उस गांव का समग्र विकास करना किसका उत्तरदायित्व बनता है, उस जिला परिषद का। कि जो जिला है जिसके अंदर वो गांव आते हैं तो वो उनका क्या करे, सही तरीके से विकास कर सके। स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर योजनाएं बनाना, ठीक है ना, मतलब जो भी स्थानीय आवश्यकताएं हैं, स्थानीय लोगों की जो भी आवश्यकताएं हैं उसके आधार पर ही क्या किया जाए, योजना तैयार करना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मजबूत करती है और जनप्रतिनिधि की भागीदारी से विकास कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करती है। अगर हम जिला परिषद के विशेषताओं की बात करें तो यह पंचायती राज व्यवस्था की जिला स्तर की सर्वोच्च इकाई है। इसमें निर्वाचित एवं पदेन दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं। मैंने आपको बताया जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी है वो क्या है, पदेन सदस्य, मतलब ये आपके पदेन सदस्य, सांसद, विधायक, विधान पार्षद, जिला पदाधिकारी, ये सब क्या है, पदेन सदस्य है। और निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष विकास योजनाओं का निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन करती है। यह पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के बीच समन्वय स्थापित करती है ताकि दोनों के बीच में क्या हो, अच्छा कोऑर्डिनेशन हो और दोनों अच्छे तरीके से कार्य करें। अब हम लोग आ जाते हैं नगरीय संस्थाएं। तो नगरीय संस्थाएं क्या है, नगरीय संस्थाओं में क्या क्या आ जाएंगे, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। नगरीय संस्थाएं बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अंतर्गत गठित स्थानीय स्वशासन संस्थाएं हैं जो नगर क्षेत्रों में स्वच्छता, विकास, जन सुविधाओं और प्रशासन का कार्य करती है। चलिए, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं क्या, नगर पंचायत। तो नगर पंचायत क्या है, ये वे क्षेत्र है जो ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रही है, मतलब गांव से शहर में डेवलपमेंट हो रहा है। मतलब वो पहले क्या था, गांव था, लेकिन अब उसको शहर में क्या कर दिया गया है, नगर में क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया है। और इनकी जनसंख्या अपेक्षाकृत कम होती है, और जिसकी जनसंख्या क्या होती है, कम होती है। किसके तुलना में, नगर परिषद और नगर निगम की तुलना में नगर पंचायत की जो जनसंख्या है बच्चों वो क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है ना, इनकी अपेक्षा में, गांव की अपेक्षा में नहीं, किसकी अपेक्षा में। और जो गांव से किस में बदल रहे हैं, शहर में, नगर में बदल रहे हैं, ठीक है ना। मतलब अब हम कैसे कह रहे हैं कि कोई नगर है तो वहां स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी है, रहन सहन की सुविधाएं अच्छी है, ठीक है ना, सड़क की सुविधा अच्छी है, ठीक है ना। अगर हम इनका गठन, निर्माण कैसे किया जाता है, राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर किसी क्षेत्र को नगर पंचायत घोषित करती है। तो ये राज्य सरकार का कार्य है कि वो किसी भी गांव को क्या करेगा, नगर पंचायत घोषित करेगा। और वो किस तरीके से करेगी भाई, तो अधिसूचना जारी करेगी। आज से ये जो गांव है ये नगर पंचायत में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसके अध्यक्ष मुख्य पार्षद प्लस वार्ड पार्षद होते हैं।
अगर हम इनकी संरचना की बात करें, किसके, नगर पंचायत की, तो इसके अध्यक्ष, जिसका प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा उनका चुनाव होता है, उपाध्यक्ष का पार्षदों द्वारा चुनाव किया जाता है, वार्ड पार्षद का वार्डों से प्रत्यक्ष चुनाव, और कार्यपालक अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई नगर पंचायत के क्या मुख्य कार्य हैं, हर किसी का अपना अपना कार्य है, हर कोई अपना अपना कार्य का निर्वहन कर रहे हैं, तो नगर पंचायत का भी तो कुछ ना कुछ कार्य होगा। तो उनका नगर पंचायत का क्या कार्य है, आइए देखते हैं। स्वच्छता पे ध्यान देना, नाली नालों की सफाई करना और कचरा का प्रबंधन करना। आप देखते होंगे नगर में जाकर के तो वहां झाड़ू लगाने वाले आते हैं, तो उन सब की व्यवस्था कौन करता है, यही नगर पंचायत करते हैं। ठीक है ना। पेयजल की व्यवस्था करना, हर घर जल योजना, है ना, सड़कों, पुलों, गलियों का निर्माण एवं रखरखाव, स्ट्रीट लाइट, पार्क, सामुदायिक भवन आदि का निर्माण कराना, जन स्वास्थ्य, जन्म मृत्यु पंजीकरण, व्यापार लाइसेंस इत्यादि, ये सब किसके कार्य हैं, नगर पंचायत के ही कार्य हैं। नगर पंचायत ही इन सारे कार्यों का निर्वहन करती है, और ये जो सुविधा है, इन सुविधाओं का लाभ किसको, आम जनता को मिलता है। अब अगर हम बात करते हैं नगर परिषद की, तो वे शहरी क्षेत्र जिनकी जनसंख्या और आर्थिक गतिविधियां नगर पंचायत से अधिक होती है, मतलब इनसे जनसंख्या इनकी क्या हो गई, ज्यादा है तो नगर ही, लेकिन इनकी जो जनसंख्या है, इनकी जनसंख्या इनसे क्या हो गई, ज्यादा हो जाती है। किससे, नगर पंचायत से। तो नगर पंचायत की जनसंख्या कम, नगर परिषद की नगर पंचायत से ज्यादा, और नगर निगम की नगर परिषद से भी क्या होगी, जनसंख्या ज्यादा होगी। गठन कैसे किया जाएगा नगर परिषद का, राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके नगर परिषद का गठन करती है, और इसके अध्यक्ष और वार्ड पार्षद होते हैं। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो अध्यक्ष होंगे, जिसका चुनाव कैसे होगा, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होगा, उपाध्यक्ष का पार्षदों द्वारा चुनाव होता है, वार्ड पार्षद का बिल्कुल वैसे ही वार्डों से प्रत्यक्ष चुनाव, और कार्यपालक अधिकारी जो होते हैं वो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कहने का मतलब है कि संरचना जो होती है इनकी, वो लगभग तीनों की क्या होती है, एक जैसी होती है। जो इसके भी एक अध्यक्ष होते हैं, जिनका चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होता है, और इनका भी अध्यक्ष जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिनका चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा ही किया जाता है। उपाध्यक्ष का भी पार्षदों द्वारा चुनाव होगा, वार्ड पार्षद का वार्डों से प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। प्रत्येक वार्ड में क्या होगा, चुनाव होगा, प्रत्यक्ष चुनाव। जो वहां के जो निवासी होते हैं वो क्या करेंगे, जाकर के वोट देते हैं और उनका चुनाव होता है। और कार्यपालक अधिकारी का जो नियुक्ति होता है वो कौन करते हैं, हमारे राज्य सरकार के द्वारा उनकी नियुक्तियां होती हैं। तो इनका भी मुख्य कुछ कार्य होगा। नगर पंचायत के सभी कार्यों के साथ साथ शिक्षा, पुस्तकालय, मतलब जो नगर पंचायत के कार्य हैं वो तो नगर परिषद के कार्य हैं ही है, इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा कार्य इनके पास है। क्या क्या है, शिक्षा, पुस्तकालय, अस्पताल, बाजार, पार्क का विकास करना, शहरी योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन करना, जन्म मृत्यु पंजीकरण और भवन निर्माण अनुज्ञा करना, और करों की वसूली और नगर की आय के साधनों का प्रबंधन भी किसका कार्य है, हमारा नगर परिषद का ही कार्य है बच्चों। चलिए अब हम आ जाते हैं नगर निगम की। जो भी गया शहर में रहते हैं नगर निगम के ही निवासी हैं, ठीक है ना। वे बड़े शहरी क्षेत्र जिनकी जनसंख्या अधिक, आमतौर पर 1 लाख से अधिक होती है, मतलब जिस भी क्षेत्र की, जिस नगर की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है वो क्या कहलाएंगे, नगर निगम, ठीक है ना। और जहां व्यापार और उद्योग प्रमुख होते हैं, ठीक है ना, वहां पे कृषि भी उनका जो मेन कार्य है क्या है, व्यापार और उद्योग धंधे होते हैं। इसका गठन कैसे किया जाएगा, अगर नगर निगम की गठन की बात करें तो नगर निगम का गठन जो है वो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नगर निगम की गठन करती है, और इसमें महापौर, उप महापौर और वार्ड पार्षद होते हैं। नगर निगम के जो कार्य है, तो नगर निगम के कार्य की बात करते हैं बच्चे, तो सभी सरकारी सेवाओं का
समग्र प्रबंधन। जो भी शहरी सेवाएं हैं उसका समग्र प्रबंधन करना किसका कार्य है? नगर निगम का कार्य है। जलापूर्ति, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़क पुल परिवहन सरकारी योजना, पार्क उद्यान का विकास करना, पुल पार्क वगैरह का जो निर्माण किया जाता है इन नगर निगम के द्वारा। टाइम टू टाइम सफाई का कार्य देखा होगा, मॉर्निंग में सुबह झाड़ू लगाने वाले आते हैं, है कि नहीं, कूड़ा उठाने वाले आते हैं, राइट। तो ये सब किसका कार्य है? ये नगर निगम का ही कार्य है। और नगर निगम ही प्रबंध करती है कि पूरे शहर में क्या हो, स्वच्छ वातावरण रहे, सफाई रहे। अस्पताल, विद्यालय, अग्निशमन सेवा, आपदा प्रबंधन, कराधान, लाइसेंस, संपत्ति कर की वसूली और नियमन, ये सारे कार्य किसके हैं? नगर निगम के कार्य हैं। नौ, पंचायती राज के कार्य एवं महत्व। अब हम देखते हैं कि पंचायती राज के क्या कार्य है और पंचायती राज के क्या महत्व है। तो पंचायती राज की जो व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। आइए तो पंचायती राज के कार्य हम एक तरफ देख लेते हैं और दूसरी तरफ है क्या? पंचायती राज का महत्व। तो पंचायती राज के कार्य क्या क्या है? योजना निर्माण, ग्राम स्तर की आवश्यकताओं के अनुसार विकास योजनाओं का निर्माण करना और उन्हें लागू करना। मतलब ग्राम स्तर की जो भी आवश्यकताएं हैं सबसे, और मतलब ग्राम स्तर की जो भी आवश्यकताएं हैं उनका विकास करना, उनके लिए योजना तैयार करना और उसको लागू करना, ये किसका कार्य है? पंचायती राज का कार्य है। दूसरा, ग्रामीण विकास। तो गांव का विकास कैसे होगा? अगर कहीं भी विकास करना है तो हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा? पहले सड़क का निर्माण। अगर सड़क बन जा रहा है, आप देखते होंगे कि जहां जहां सड़क बनते जा रहे हैं, सड़क के दोनों तरफ घर बनते जा रहे हैं, मार्केट की सुविधा बनती जा रही है, बाकी और भी सुख सुविधाओं का निर्माण हो रहा है कि नहीं? तो ग्रामीण विकास, सड़क, पुल, नाली, तालाब, खेल मैदान, सामुदायिक भवन आदि का निर्माण और रखरखाव करना, ये किसका कार्य है? पंचायती राज का ही कार्य है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं कि पंचायती राज के क्या कार्य है। कृषि एवं सिंचाई, कृषि विकास, सिंचाई व्यवस्था, जल संरक्षण, भूमि सुधार और किसानों का सहयोग देना, ये किसका कार्य है बेटा? पंचायती राज का ही कार्य है। शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा का विकास, विद्यालयों की देखरेख, वयस्क शिक्षा और शैक्षिक जागरूकता को बढ़ावा देना, यह भी क्या है? पंचायती राज का ही कार्य है। हम लोग कहते हैं ना ये तो सरकार की कार्य है, भाई ये सरकार ऐसे कर रहा है, सरकार वो कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन हम देखेंगे कि किस लेवल पर कौन सा कार्य का निर्वहन कौन कर रहे हैं। सभी लेवल पे अलग अलग कार्य का निर्वहन किया जाता है। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, टीकाकरण, स्वच्छता अभियान, पेयजल व्यवस्था और शौचालय निर्माण को बढ़ावा देना, ये किसका कार्य है? पंचायती राज का ही कार्य है। और सामाजिक न्याय और समावेशन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और महिलाओं के उत्थान के लिए कार्यक्रम चलाना, उनको सशक्त करना, ये हमारे पंचायती राज का ही कार्य है। अगर हम बात करते हैं रोजगार का सृजन करना, भाई किसी भी देश का विकास तब होगा जब वहां के लोगों को क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो उस रोजगार का सृजन करने का भी दायित्व किसके ऊपर है? पंचायती राज के ऊपर है। तो स्वरोजगार योजना को बढ़ावा देना, कुटीर और लघु उद्योग विकास और कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, किसका कार्य है? ये पंचायती राज का ही कार्य है। पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही पर्यावरण के लिए एक पेड़ मां के नाम योजना चला था। आप सब ने अपने अपने विद्यालय में एक पेड़ मां के नाम पे लगाया होगा, विद्यालय में, विद्यालय के बाहर कहीं परिसर में, है कि नहीं?
और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए तो ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है ना। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में कम से कम तो एक पेड़ लगा ही देना चाहिए। अगर आप मान करके चलिए कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी, 150 करोड़ है, और प्रत्येक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक भी पेड़ लगा दे तो 150 करोड़ पेड़ लग जाएगा। और सोचिए उससे पर्यावरण कितनी संतुलित रहेगी। लेकिन करते कोई है नहीं, करना चाहिए। और आप बच्चे देश के भविष्य हैं, आप लोगों को और जरूर से जरूर करना चाहिए। जल संरक्षण, वनों की रक्षा, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के कार्य करना, जन भागीदारी, ग्राम सभा के माध्यम से जन भागीदारी सुनिश्चित करना और लोगों के निर्माण प्रक्रिया में, निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना कि जब भी अगर कहीं कोई निर्णय लिया जा रहा है, किसी तरीके का कानून बन रहा है, तो उसमें वहां की जनता को भी क्या करना, भागीदारी बनाना। चाहे वो जनता को खुद प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाए या जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को वहां पे शामिल किया जाए। अगर हम पंचायती राज के महत्व की बात करते हैं, स्वशासन की भावना का विकास करना, जन भागीदारी को बढ़ाना, ग्रामीण विकास में सहायक, गांव के विकास में काफी ज्यादा सहायता प्रदान करती है कौन, पंचायती राज। सामाजिक न्याय की स्थापना करना, कमजोर वर्गों, महिलाओं और वंचित समूहों को समान अवसर देकर सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का भी कार्य करती है कौन, पंचायती राज। स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग, जो भी स्थानीय संसाधन है उसका क्या किया जाए, सदुपयोग किया जाए और कम से कम खर्च में अधिक से अधिक उसका लाभ प्राप्त किया जा सके। पारदर्शिता और जवाबदेही, स्थानीय स्तर पर कार्य होने से पारदर्शिता बढ़ती है और जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह रहते हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान, उनके नेतृत्व का विकास होता है और वे समाज में सशक्त बनती हैं। मजबूत, सशक्त का मतलब क्या हो गया, मजबूत बनाना उनको, और लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करना। पंचायती राज लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाता है और लोकतांत्रिक मूल्यों को क्या करता है, वो और बढ़ाता है। चलिए अब पंचायती राज की कुछ उपलब्धियां हैं, और जब हम कोई कार्य करेंगे तो हमें अगर उपलब्धि मिलेगी तो हमारे सामने कुछ चुनौतियां भी होंगी, होती है कि नहीं। बिना चुनौती का कोई कार्य कर सकता है, नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ तो चुनौतियां आएंगी, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ बाधा आएगा। तो पंचायती राज की कुछ उपलब्धियां भी हैं और कुछ चुनौतियां भी हैं। तो उपलब्धियां क्या है, जन भागीदारी में वृद्धि, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या होते हैं इसमें, निर्णय प्रक्रिया में भाग लेते हैं। स्थानीय जरूरतों पर आधारित विकास, जो स्थानीय आवश्यकताएं हैं, जो उनकी जरूरतें हैं, उसके अनुसार ही क्या किया जाता है, उनका विकास किया जाता है। लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती हैं, ठीक है ना। महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं को आरक्षण के कारण लाखों महिलाएं पंचायत में नेतृत्व के पदों पर पहुंची, जिससे महिलाएं क्या हुई, सशक्त हुई। वंचित वर्ग का उत्थान, कौन कौन, एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व मिलने से सामाजिक न्याय और समावेशन को बल मिला। आप देखते हैं कि जब इन लोगों को क्या किया जाता है, हम क्या करते हैं, इनको आरक्षण की सुविधा देते हैं, तो इनकी और क्या हो गई है, इनका विकास का जो रफ्तार है वो और बढ़ गया है। पारदर्शिता और सामाजिक लेखा परीक्षा, मनरेगा, आवास, पेंशन आदि योजनाओं में सामाजिक लेखा परीक्षा से पारदर्शिता और भ्रष्टाचार में कमी आई है। और ये सब क्या है, उपलब्धियां हैं किसकी, पंचायती राज की। अगर हम कुछ चुनौतियां की बात करें, कुछ चुनौतियां भी आती हैं, तो चुनौतियां क्या है, वित्तीय संसाधनों की कमी, हमारे पास इतना फाइनेंस नहीं है कि हम अच्छे तरीके से कार्य करें। पंचायतों के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं है, जिससे वे स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाती हैं। अगर आपको पापा ने, मम्मी ने बाजार भेज दिया, 100 रुपया दिया, बोला कि जाइए सब्जी लाना है, फल लाना है, सब कुछ ले आना है। आपके पास जो पैसा है वो कितना, मात्र 100 रुपया है।
तो क्या 100 रुपए में सारा कुछ आ जाएगा? नहीं आएगा। तो आप करेंगे क्या? वहां पे निर्णय लेंगे कि हम उन्हीं चीजों को परचेज करें जिससे हमारी आवश्यकता क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हमें संतुष्टि मिले, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है ना। अधिकारों का पूर्ण हस्तांतरण नहीं। कई राज्य में 3F फंक्शन, फंड और फंक्शनियर का पूर्ण रूप से हस्तांतरण नहीं हुआ है। क्षमता और प्रशिक्षण की कमी। जनप्रतिनिधियों और पंचायत कर्मियों की क्षमता, निर्माण और निरंतर प्रशिक्षण की कमी है। टाइम टू टाइम उनको प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, लेकिन उनको प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है। राजनीतिक हस्तक्षेप लगभग हर जगह। पंचायतों में कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप से स्वायत्तता प्रभावित होती है। भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी। कई स्थानों पर भ्रष्टाचार, पक्षपात और सूचना की कमी से जनविश्वास कम होते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर आज जहां पे कहीं देखने को मिलता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, पारदर्शिता की कमी हो रही है, तो वहां पे लोग बागों का जो विश्वास है वो क्या है, कम जाता है। सामाजिक सोच और जागरूकता की कमी। कई क्षेत्रों में लोग अभी भी पंचायतों की भूमिका और महत्व पूरी तरह से जागरूक नहीं हो पाए हैं। ये नहीं, उनको पता ही नहीं चलता, अवेयर ही नहीं है उस पंचायती राज के ऊपर कि हमें उनसे क्या उपलब्धियां हैं, हमें उससे क्या महत्व है, पंचायत राज के क्या कार्य हैं। कई लोगों को ये पता ही नहीं है, जिसका उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो आप सब इसके महत्व, इसके कार्य, ठीक है ना, इसके फीचर्स, उपलब्धियां, चुनौतियां, इन सब के बारे में पढ़िए कि किसका क्या कार्य है, कैसे कार्य किया जाता है, ठीक है ना। अब जब आपको पता ही नहीं है कि किसका क्या कार्य है, हमारे मुखिया का क्या कार्य है, हमारे पंचायत सचिव का क्या कार्य है, ठीक है ना, प्रधान का क्या कार्य है, वार्ड पार्षद का क्या काम है, अध्यक्ष का क्या काम है, तो आप उनसे कैसे कार्य करवा सकते हैं। अब आरक्षण की व्यवस्था। आरक्षण का अर्थ शासन और प्रशासन में निर्णय लिए जाने की प्रक्रिया में समाज विभिन्न वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। आरक्षण का उद्देश्य क्या है? सामाजिक न्याय की स्थापना करना। सामाजिक न्याय की स्थापना करना, समान अवसर प्रदान करना, लोगों को क्या करना, समान अवसर देना, पिछड़े और वंचित वर्गों का उत्थान करना। सबसे ज्यादा मेन उद्देश्य क्या है कि जो हमारे पिछड़े और वंचित वर्ग है उनको क्या करना, उनका उत्थान करना। इसके लिए हम लोगों ने आरक्षण की व्यवस्था की है। शासन और विकास योजनाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना, लोकतांत्रिक व्यवस्था को सशक्त बनाना। और किस आधार पे हम क्या करते हैं, आरक्षण देते हैं? अनुसूचित जाति को। एक सेकंड, हम लोग आगे निकल गए। चलेंगे, आ जाते हैं। आरक्षण का आधार क्या क्या है बच्चों? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महिलाएं। इन सभी को इनके आधार पर ही क्या किया जाता है, हम लोग क्या करते हैं, इनको आरक्षण देते हैं। और आरक्षण हम नहीं, सरकार देती है, ठीक है ना। तो किसको कितना कितना परसेंट आरक्षण मिलता है? अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 1%, पिछड़े वर्ग को 20%, कम से कम इतना तो इनको आरक्षण मिलना ही चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 25%, महिलाएं कम से कम 50%, ठीक है ना। आरक्षण की प्रमुख विशेषता की अगर हम बात करते हैं तो आरक्षण रोटेशन प्रणाली के आधार पर लागू होता है। यह आरक्षण सीटों की संख्या के अनुपात में निर्धारित किया जाता है। अध्यक्ष पदों जैसे मुखिया, सरपंच, प्रमुख, अध्यक्ष आदि में भी आरक्षण लागू होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कई जगह पे क्या किया जाता है, कुछ सीटों को आरक्षित कर दिया जाता है कि नहीं? तो कहने का मतलब, आरक्षित करने का मतलब है कि इस पोस्ट पे इसी आरक्षित कैंडिडेट को क्या किया जाएगा, चुनाव लड़ने का अधिकार है। और जो चुनाव लड़ेंगे उन्हीं में से कोई जीतेंगे। यह व्यवस्था लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक समानता को बढ़ावा देती है। बात करते हैं आरक्षण के महत्व की, तो वंचित वर्गों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी मिलती है। ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद तक समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। महिलाओं के सशक्तिकरण, नेतृत्व विकास को बढ़ावा मिलता है।
ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ सभी वर्गों तक पहुंचता है, मतलब जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ सभी वर्गों तक पहुंचता है, चाहे वो किसी भी वर्ग के क्यों ना हो। सामाजिक समरसता और समानता को प्रोत्साहन मिलता है। संविधान में प्रावधान कहां है भाई? अगर हम आरक्षण की व्यवस्था की गई है तो संविधान में कहां किया गया है? संविधान में कहां प्रावधान है? 73वें संविधान संशोधन 1992, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, नियम एवं अधिसूचनाएं समय समय पर जारी होती रहती है। चलिए अब कुछ प्रश्न है जिसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस। आइए, बिहार पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था? कोई बताएंगे? कमेंट में लिखिए। 2006। ग्राम पंचायत की स्थापना किस स्तर पर होती है? कितने स्तर? मैंने 3 स्तर बताया था, आपको याद होगा। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। और हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत कौन सा? ग्राम स्तर, सबसे छोटी इकाई, निचली इकाई। ग्राम पंचायत में न्यूनतम कितने वार्ड होते हैं? तो कम से कम 9 वार्ड तो होगा ही होगा। 9 वार्ड का होना जरूरी है। पंचायत समिति प्रखंड स्तर का अध्यक्ष कौन होता है? मुखिया या प्रमुख? मुखिया किसका होता है? ग्राम पंचायत का प्रमुख जो होता है वो कौन होता है? जो प्रधान। ग्राम पंचायत के प्रधान को हम लोग मुखिया कहते हैं और पंचायत समिति के अध्यक्ष को हम लोग प्रमुख कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला परिषद का अध्यक्ष किसे कहते हैं? अध्यक्ष को। ग्राम पंचायत के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? हर किसी का कार्यकाल 5 वर्ष का। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के न्यूनतम कितना प्रतिशत? 25, 33, 40 और 50। तो 33%, 33% हम जो रिजर्वेशन देते हैं वो किसको देते हैं? वुमेन्स को देते हैं, महिलाओं को। अगर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण न्यूनतम कितना है? तो 16% है। नगरीय संस्थाओं में सबसे निचली इकाई कौन है? जो नगरीय संस्थाएं हैं, 3 नगरीय संस्थाएं मैंने बताया था आपको, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम, जिसकी जनसंख्या सबसे कम थी। तो सबसे कम वाली कौन है? नगर पंचायत। जो गांव को किसमें कन्वर्ट किया जा रहा है, किसमें बदला जा रहा है? नगर पंचायत में, जिसकी जनसंख्या कम है किसकी अपेक्षा? नगर परिषद और नगर निगम की। तो नगरीय संस्थाओं में सबसे निचली इकाई कौन है? नगर पंचायत। और बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में ग्राम सभा की क्या भूमिका है? तो क्या है ये? केवल कर वसूलती है ये? योजनाओं की स्वीकृति और निगरानी करना, केवल चुनाव कराना और सरकारी आदेश को लागू करना। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में ग्राम सभा की भूमिका क्या है? योजनाओं की स्वीकृति और निगरानी करना कि जो भी योजना तैयार किया गया है वो सही तरीके से उसका क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं। कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, इसका आंसर भी दिया हुआ है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के उद्देश्य को विस्तार से लिखिए। क्या क्या उसका उद्देश्य है? क्यों बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 को लागू किया गया? ठीक है ना, आंसर दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ेंगे और 2-3 बार इसको लिखने का प्रैक्टिस करेंगे बच्चे, अच्छा रहेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरीय संरचना का वर्णन करना है। कौन कौन से स्तर है? ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो इन सभी संरचनाओं का क्या करना है? हमें वर्णन करना है ना। ग्राम पंचायत के कार्य और अधिकार का विस्तार से वर्णन करना है। क्या क्या उनके कार्य हैं? किसके? ग्राम पंचायत के। और क्या उनके अधिकार हैं? ठीक है ना। आप जब भी क्वेश्चन का आंसर दें
कोशिश करिए पॉइंट बाई पॉइंट दिया करिए। आप लोग एक ही पैराग्राफ में आंसर देना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा उससे क्या करना है, बचना है। आंसर जब भी हम लिखेंगे तो किस में लिखेंगे, पॉइंट वाइज। आरक्षण व्यवस्था का वर्णन करना। और लास्ट क्वेश्चन, पंचायती राज की उपलब्धियां और चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये सब हमने स्लाइड्स में पढ़ाए हैं आपको, ठीक है। नाउ आज के लिए इतना काफी है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।